तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एकल स्लिट के कारण जो विवर्तन है उसके पूरे डेरिवेशन को समझने का प्रयास किया था और हम जो हमारे निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जब स्रोत से तरंगे आगे बढ़ेगी एकल स्लिट से टकराकर या एकल स्लिट से विवर्तित होकर आगे पर्दे पर आपको जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा तो उस पैटर्न पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, उसके मान को हमने लिख लिया था आई पी इज इक्वल टू एल्फा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन एल्फा स्क्वायर, जहां पर आपका एल्फा क्या था पाई अपॉन लेमड़ा, सॉरी एल्फा का मान क्या था आपका, एल्फा कहाँ से निकाला, देखो एल्फा याद नहीं हो तो निकाल के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फाई आपका क्या था 2 पाई लेमड़ा टी अपॉन एन साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा, एन कट जाएगा, तो पाई अपॉन लेमड़ा टी साइन थीटा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा इस लेक्चर में जो हम काम करने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि किस किस स्थिति में आपको उच्चिष्ट यानी मैक्सिमा और निम्निष्ट यानी मिनिमा प्राप्त हो रहे हैं। उसी के आधार पर हम क्या बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे। आप याद कीजिए इंटरफेरेंस में भी आपने इसी प्रकार से कंडीशंस फाइंड की थी, तो यहाँ भी हम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट की, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, कैसा आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको ये पता है, पहला आप लिखिए केंद्रीय उच्चिष्ट। केंद्रीय मतलब क्या हो जाएगा, जो इंटेंसिटी पैटर्न उसमें जो बिल्कुल सेंटर का भाग है वहां पर आपको उच्चिष्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए फर्स्ट कंडीशन आप पढ़ रहे हो, केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए तो आपको ये पता है इस स्थिति में उच्चिष्ट आपको कहां मिलता है, इस स्थिति में पथांतर क्या होगा, शून्य। ये तो आप जानते ही हो, जब पथांतर डेल्टा शून्य होता है तब आपको क्या मिलता है, हमेशा मैक्सिमम मिलता है या संपोषी व्यतिकरण होता है। तो इस स्थिति में पथांतर शून्य होगा। तो पथांतर यानी डेल्टा 0 है, तो इसका मतलब क्या है, आपको पता है डेल्टा का मान आपने क्या निकाला था डी अपॉन एन साइन थीटा। ये 0 कब होगा, जब थीटा 0 होगा। तो यहां से लीजिए थीटा 0 और थीटा 0 है तो यहां से अल्फा क्या हो जाएगा, जिससे अल्फा इज इक्वल टू 0। तो केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए आपके क्या है, अल्फा 0 है। लेकिन अब यहां देखिए एक बड़ी दिक्कत और आपको लगेगी कि अगर अल्फा 0 है तो इसका मतलब तो इंटेंसिटी 0 आनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा है नहीं। क्योंकि एक्सपेरिमेंट से मिला हुआ है तो हम इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम जब अल्फा 0 लेंगे तब इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। देखो आप ए स्क्वायर लिमिट लेके करेंगे अल्फा टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, इस तरह से करेंगे। समझ गए चीज को आप। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो लिमिट होती है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, हमेशा 1 होता है। क्यों, क्योंकि साइन थीटा का मान हो जाएगा थीटा, तो थीटा अपॉन थीटा 1। तो ये जो पूरी राशि है आपकी, स्क्वायर तो अलग बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। इस राशि का मान होगा 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1, तो ये माना जाएगा ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर आपका क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो आप याद रखिए जो आपका सेंट्रल स्पॉट होगा, ठीक है ना, वो हमेशा कैसा मिलेगा आपको, मैक्सिमम मिलेगा थीटा इजिकल टू 0 या अल्फा इजिकल टू 0 पर, ठीक है ना। इसको देखने से तो नहीं पता चलेगा, इसको देखने से तो आपको लगेगा कि अल्फा अगर 0 रखोगे तब तो इंटेंसिटी मिनिमम आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं आएगा। सेंट्रल स्पॉट आपको हमेशा कैसा मिलेगा, 0 पर मिलेगा, ठीक है ना, अल्फा इजिकल टू 0 पर मिलेगा। तो अब यहीं से आपका पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज आपको क्या याद रखनी है कि एकल स्लिट के विवर्तन प्रतिरूप में आपको जो केंद्रीय स्थिति है वो हमेशा कैसी मिलेगी, ब्राइट पोजीशन वाली मिलेगी, ठीक है। और उस स्थिति में तीव्रता का मान क्या होगा, आई पी, इसको मैं लिख सकता हूं आई सेंट्रल इजिकल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना, केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए। तो आपका आई पी क्या आ जाएगा, इन जनरल आ जाएगा आई सेंट्रल साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये भी एक ही बात है। तो हमने पहला केस क्या प्राप्त कर लिया, केंद्रीय उच्चिष्ट। याद रखिए सिर्फ केंद्रीय उच्चिष्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी क्योंकि उच्चिष्ट तो आगे एकांतर क्रम में मिलते रहेंगे, एक केंद्रीय उच्चिष्ट होगा, फिर प्रथम, फिर द्वितीय, तृतीय, तो उनके लिए क्या कंडीशन होगी वो अभी हम थोड़ी देर बाद निकालेंगे। तो ये चीज आप पूरी अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है ना, इस तरह से करना है। अब हम बात करते हैं निम्निष्ट के लिए। चलो निम्निष्ट के लिए कंडीशन निकालते हैं। तो निम्निष्ट के लिए आप कैसे निकालोगे, मैं लिख देता हूं निम्निष्ट या फॉर मिनिमा, निम्निष्ट के लिए।
तो निम्निष्ट के लिए तो सिंपल सी बात है कि आपकी तीव्रता क्या करते हैं, वहां भी शून्य कर रहे थे व्यतिकरण में, यहां भी क्या करेंगे, शून्य करेंगे। तो निम्निष्ट के लिए आपके क्या हो जाएगा, अल्फा इजिकल टू 0। तो अल्फा इजिकल टू 0 का मतलब क्या है, ये आप ऐसा लिखिए साइन अल्फा, अल्फा नहीं साइन अल्फा इजिकल टू 0। तो यहां से अल्फा क्या आ जाएगा आपका n पाई। लेकिन याद रखिए जब आप n पाई कर रहे हो, क्योंकि साइन का जो पाई का पूर्ण गुणज होता है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, उन सभी के लिए साइन थीटा का मान क्या होता है, 0 होता है। लेकिन n का जो मान होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, वो 0 से नहीं होगा। आप रीजन लिखिए, चूंकि n नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, इंप्लाइज n इज इक्वल टू 0 पर केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए कई बार आप समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट्स ही आपको ऐसे मिल रहे हैं, उस रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। अब आप कह सकते हो कि नहीं अल्फा 0 पर तो वो केंद्रीय उच्चिष्ट निम्निष्ट होना चाहिए, मतलब केंद्रीय जो स्पॉट है वो निम्निष्ट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, वो आपको उच्चिष्ट मिल रहा है। तो उसको कैसे एक्सप्लेन करना है वो मैंने बताया था। कभी कभी पढ़ने में हमारे थोड़ी सी हम मिसकन्फ्यूजन हो जाते हैं कि भाई मिसकॉन्सेप्चुअल हो जाते हैं, कैसे कि ये ऐसे क्या आ रहा है, ठीक है ना, इस तरह से क्यों आ रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, तो हम केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म हो चुका है, उस एक्सपेरिमेंट में जो आपको स्पोर्ट मिल रहा है इस प्रकार से, उन स्पोर्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस प्रकार की चीजें समझा रहे हैं। तो आप मेरी बात समझ गए। निम्निष्ट के लिए साइन अल्फा इजिकल टू 0, तो अल्फा इजिकल टू n पाई। लेकिन याद रखिए n का मान 1 2 3 4 आगे तक चलेगा, n का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 पर आपको केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है। तो चलो, तो अल्फा का मान n पाई आ गया। तो अल्फा का मान आप जानते हो, यहां से पाई लैम्डा अपॉन साइन थीटा इजिकल टू n पाई, पाई से पाई चला गया। तो यहां से आपके साइन थीटा n लिख देता हूं, क्योंकि n बदलेगा तो थीटा भी बदलेगा, ठीक है ना। थीटा इसमें चेंज क्या होगा, d चेंज होगा नहीं, लैम्डा चेंज होगा नहीं, चेंज क्या होगा, थीटा चेंज होगा। उसके हिसाब से अलग अलग निम्निष्ट मिलते रहेंगे। तो थीटा n, तो ये क्या हो जाएगा आपके n लैम्डा अपॉन d। तो ये आपके कंडीशन किसकी आ गई, साइन थीटा इजिकल टू n लैम्डा अपॉन d। ये किसकी कंडीशन है, निम्निष्ट की। अब आप n का मान रखते रहिए और मान निकालते रहिए। तो थीटा n क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स n लैम्डा अपॉन d। तो पहला निम्निष्ट आपको कहाँ मिलेगा, थीटा n को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन d। दूसरा मिल जाएगा आपको साइन इनवर्स 2 लैम्डा अपॉन d। इसी प्रकार से जितने भी आगे चलोगे वो आपको निम्निष्ट मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन किसके लिए आ गई, निम्निष्ट के लिए आ गई। तो अभी तक हम जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसमें हमने केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए कंडीशन निकाल ली, और जितने भी प्रकार के निम्निष्ट आई उन सभी निम्निष्ट के लिए हमने कंडीशन निकाल ली। अब आपको ये पता है एकांतर क्रम में आपको एक्सपेरिमेंट में क्या मिलेंगे, एकांतर क्रम में मिलते रहेंगे उच्चिष्ट निम्निष्ट उच्चिष्ट निम्निष्ट। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की तो कंडीशन हो गई, लेकिन उसके अलावा जो निम्निष्ट के बाद वापस उच्चिष्ट आएंगे उसकी कंडीशन आप कैसे निकालोगे, तो वो हम देखते हैं, और वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप ध्यान से समझिएगा। तो यहां तक क्लियर हो गई, ये कंडीशन है निम्निष्ट के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला होगा हमारा अन्य उच्चिष्टों के लिए, फॉर अदर मैक्सिमाज। अन्य उच्चिष्टों के लिए, फॉर अदर मैक्सिमाज। तो उच्चिष्ट का मतलब ही क्या होता है, जहां पर तीव्रता क्या हो, अधिकतम हो। और डिपेंड किस पर करना है हमें, डिपेंड तो अल्फा का ही मान निकालना है, ठीक है ना। अल्फा क्या होगा उसके अनुसार ही हम क्या कहेंगे, उच्चिष्ट होगा कि निम्निष्ट होगा, ठीक है। तो देखो हम एक कंडीशन जानते हैं मैक्सिमा की, कि डी आई पी अपॉन डी अल्फा को 0 करोगे आप, ठीक है। मैक्सिमा कंडीशन क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, और फिर जो मान उससे मिल रहा है आपको एक्स का, उस मान को आप क्या करोगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू में रखोगे, और उससे अगर लेस देन 0 आ रहा है तो वो आपके क्या हो जाएंगे, एक्स के मान उच्चिष्ट हो जाएंगे या मैक्सिमा को शो करेंगे। तो इसके लिए भी यही है, एंड डी टू आई पी अपॉन डी अल्फा स्क्वायर एट अल्फा इक्वल टू अल्फा 0। अल्फा 0 आपको यहाँ से 0 रखने से मिलेगा, वो कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन किसको दर्शाएगी, अन्य उच्चिष्टों के लिए दर्शाएगी। बस अब सिंपल मैथमेटिक्स इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका आई पी, तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, डी आई पी अपॉन डी अल्फा। तो ए स्क्वायर तो एज इट इज, यू अपॉन वी है, तो ये लीजिए वी का स्क्वायर एज इट इज 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस ये 2 अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा इजिकल टू 0। सिंपल सी अवकलन है। तो चलो 2 अल्फा, देखो 2 अल्फा ये अल्फा 4 साइन अल्फा और ए स्क्वायर, जो कॉमन आ गया मैंने सब कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया आपका
अल्फा कॉस अल्फा और यहाँ बच गया आपका साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या देखो, ये तो अल्फा क्यूब हो गया, ठीक है, ए 0 हो नहीं सकता, अल्फा 0 हो नहीं सकता, या तो साइन अल्फा 0 होगा या ये पूरा पद 0 होगा। तो यहाँ से दो चीजें हो सकती है देखो, या साइन अल्फा 0 या अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। लेकिन आप जानते हो साइन अल्फा 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं सकता, आप नीचे रीजन लिखिए। साइन अल्फा 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इससे आपको निम्निष्ट प्राप्त हो रहे थे। आप याद कीजिए निम्निष्ट की कंडीशन हमने क्या लिखी थी, आप यहाँ लिख दीजिए इज नॉट, ठीक है ना, ये 0, फिर यहाँ लिख दीजिए परंतु साइन अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 चूंकि इस स्थिति में निम्निष्ट प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लिख दीजिए। तो इसका मतलब क्या है, केवल यही 0 होगा। तो चलो मैं इसको यहां दिखा देता हूं। तो देखिए अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, और अल्फा को अल्फा 0 लिख दो, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है 0 करोगे तो अल्फा के किस मान पर, तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 0 पर। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 0। अब ये इक्वेशन को आप कैसे सोल्व करोगे, इसको भी मैं आपको आराम से बता देता हूं, इसको आप ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो, आपको ये इक्वेशन मिल गई tan अल्फा 0 इज इक्वल टू अल्फा 0, ठीक है। तो ये इस प्रकार की जो इक्वेशन होती है, इनको सोल्व करने का एक अलग तरीका होता है। इन इक्वेशनों को एक प्रकार से अबीजीय समीकरण या ट्रांसीडेंटल इक्वेशन भी कहा जाता है। और इनको कैसे सोल्व किया जाता है, ये मैथमेटिक्स में आपके बहुत अच्छे से है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पूरा बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें हम दो इक्वेशन बना लेंगे। एक तो मैं क्या बना लूंगा, y इज इक्वल टू tan अल्फा 0 और y इज इक्वल टू अल्फा 0, ठीक है। तो एक ग्राफ तो आपका tan अल्फा 0 बन जाएगा, क्योंकि चेंज तो क्या हो रहा है, ग्राफ दो बनेंगे, एक तो y वर्सेज अल्फा 0 में और y वर्सेज अल्फा 0। यहाँ भी y वर्सेज अल्फा 0, वहाँ भी y वर्सेज अल्फा 0, और इन दोनों के अलग अलग ग्राफ बनाएंगे। और जहां पर ये कटेंगे वो आपको क्या वहां से आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा 0 का मान मिल जाएगा। समझ गए आप बात को। दो इक्वेशन बना ली, ये और ये, दोनों इक्वेशन में ग्राफ तो y वर्सेज अल्फा 0 y वर्सेज अल्फा 0 बनेगा, और जहां ये कटेंगे वहां पर आपको क्या मिल जाएंगे, अल्फा 0 के मान मिल जाएंगे। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, और tan अल्फा ग्राफ आप जानते हो कैसे बनता है, तो मैं बना के बता देता हूं आपको, ठीक है। बस अब ये मैथमेटिक्स में इस प्रकार की चीजें आती है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अब मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए, एक बार वापस लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू tan अल्फा 0 और y इज इक्वल टू अल्फा 0। अब ग्राफ बनाते हैं हम, देखो इधर आपका y चलेगा, इधर आपका अल्फा 0 चलेगा। ये आपका पाई बाई 2, ये पाई, 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, ये 5 पाई बाई 2। तो tan का ग्राफ कैसा होता है, 0 शुरू होता है और पाई बाई 2 की तरफ अनंत की तरफ चलता है, ये इस तरह से, ये ऐसे चलता है। फिर इधर नीचे आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट वापस ऊपर जाएगा। मुझे सेकंड क्वाड्रेंट से कोई मतलब नहीं, मैं थर्ड क्वाड्रेंट में बनाता हूँ, इस प्रकार से चलेगा और ये इस प्रकार से चलेगा। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, tan अल्फा का बनाया। और y इक्वल अल्फा 0 क्या स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन कैसे चलेगी, इस तरह से चलेगी आगे, ठीक है। अब ये जहां जहां पर इसको काटेगी वो क्या मिल जाएंगे आपको, अल्फा 0 के मान। तो एक तो ये कहां काट रही है, सबसे पहले यहां काट रही है, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा 0 का मान मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं इस ग्राफ को बनाऊं ये इस प्रकार से, तो यहां पर भी क्या मिल जाएगा आपको, अल्फा 0 का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। अल्फा 0 का जो मान होगा वही आपको क्या देगा, निम्निष्ट देगा, प्रथम निम्निष्ट द्वितीय, सॉरी उच्चिष्ट, प्रथम उच्चिष्ट द्वितीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट के अलावा, ठीक है ना, प्रथम उच्चिष्ट और द्वितीय उच्चिष्ट। तो आप देखिए ये कहां काट रहा है, ये बिल्कुल देखो अनंत की तरफ चल रही है। ये 3 पाई बाई 2 पर काटेगा, ये 5 पाई बाई 2 काटेगा, इसी प्रकार से आगे 7 पाई बाई 2 पर काटेगा। तो मैं इन जनरल क्या लिख सकता हूं, अल्फा 0 इज इक्वल टू n प्लस हाफ पाई, जहां n क्या हो जाएगा 1 2 3। आप देखिए n 1 रखोगे तो क्या होगा, 3 बाई 2 पाई, ये रहा 3 बाई 2 पाई, ये क्या हो जाएगा 2 रखोगे तो 5 बाई 2 पाई। लेकिन मैंने क्या लिखा, एकदम बराबर नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि एकदम बराबर तो होता ही नहीं, अनंत की तरफ चला जाएगा। तो 3 पाई बाई 2 से जस्ट पहले काटेगा, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो। लेकिन जब हम इसका
पूरा सॉल्व करके मान निकालोगे आप, ये तो मैंने जनरल मैथमेटिक्स के रूप में लिख दिया, और इसको आप सॉल्व करके मान निकालोगे तो मान आपको क्या मिलेगा 1.343 पाई 2.46 पाई इस प्रकार से मिलेंगे। तो आप देखिए होना तो क्या चाहिए था 1.5 पाई, क्योंकि 1.5 पाई का मतलब क्या होता है 3/2, लेकिन उससे कम मिल रहा है। दूसरे केस में क्या होना चाहिए 2.5 पाई, लेकिन 2.46 पाई मिल रहा है। तो ये इस प्रकार से है। इस चीज को आप समझ गए, ये ग्राफ आप समझ गए, ठीक है ना। ये जो ग्राफ था y = अल्फा 0 का था, और ये जो ग्राफ थे वो y = tan अल्फा 0 के थे। जहां कटे वहां आपको क्या मिल गए अल्फा 0 के अलग अलग मान मिल गए। तो मान कैसे मिले ये आपको याद रखना है बिल्कुल। अल्फा 0 = लगभग बराबर n+½ पाई, और मान आप निकाल के देखोगे तो वो क्या आएंगे 1.43 पाई और 2.46 पाई, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो एक तरह से आपको जो अन्य उच्चिष्ट मिल रहे हैं वो कहाँ मिल रहे हैं IP = sin² अल्फा 0 अल्फा 0 स्क्वायर। यहाँ पर आपको क्या मिल रहे हैं अन्य उच्चिष्ट मिल रहे हैं, और अल्फा 0 के मान क्या होंगे ये मान होंगे। तो अब आप हमने क्या क्या निकाल लिए, हमने केंद्रीय उच्चिष्ट भी निकाल लिया, हमने सारे के सारे निम्निष्ट भी निकाल दिए, और अन्य उच्चिष्ट भी निकाल दिए। तो ये आपके पूरा आ गया पैटर्न, ठीक है। अब इस पैटर्न को हमें फिजिकली एक्सप्लेन करना है, क्या मिल रहा है आपको, किस प्रकार का पैटर्न मिल रहा है। अभी तो आपने सिर्फ मैथमेटिक्स की है, अब आप बहुत ध्यान से समझिए आपको क्या चीजें मिल रही है, और वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझने के लिहाज से। तो मैं इसको साफ कर देता हूं एक बार और आगे बढ़ते हैं। ध्यान से आप इस लेक्चर को सुनोगे तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। एक बार समय लगेगा और पूरा आप नोट कर लोगे तो आपको कोई समस्या वैसे भी नहीं आएगी। तो ग्राफ से हमने ये चीजें लिख दी। अब मैं क्या कर रहा हूं, केवल उच्चिष्टों की बात कर रहा हूं। किसकी? जिसमें सेंट्रल उच्चिष्ट और अन्य उच्चिष्ट भी शामिल है। तो देखिए आप, तीव्रता की अगर मैं बात करूं तो मुझे तीव्रता किस प्रकार से मिल रही है। सेंट्रल उच्चिष्ट की तो क्या थी आपकी I0 थी, या जिसको मैं A² कह सकता हूं, जहां I0 क्या है A², या I सेंट्रल। और प्रथम क्या हो जाएगी मुझे बताओ। प्रथम को मैं I1 कह देता हूं, द्वितीय को मैं I कह देता हूं, तृतीय को मैं I3 कह देता हूं। ये सब क्या है, I1 क्या है प्रथम उच्चिष्ट की तीव्रता, ये है केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता, ये है द्वितीय उच्चिष्ट की तीव्रता, और ये है तृतीय उच्चिष्ट की तीव्रता। तो आप मुझे बताइए I0 का मान तो आपको पता है A², I1 का क्या आएगा, I1 का यहां से आएगा, अल्फा 0 पर डिपेंड करेगा। अल्फा 0 का मान क्या रखोगे आप, अब ये 1.43 पाई मत रखिए आप, मान ये रख के देखिए, ठीक है ना। ये तो हम जब प्योर कैलकुलेशन करेंगे तब आपके आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम ये मान सकते हैं इसके बिल्कुल पास। अब इसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो I1 को मैं क्या लिख सकता हूं A² sin² 3π/2, और sin 3π/2 हो, चाहे sin 5π/2 हो, चाहे sin 7π/2 हो, उन सभी का मान क्या होता है 1 होता है, लेकिन प्लस माइनस होता है। जैसे sin π/2 1, लेकिन sin 3π/2 -1, लेकिन चूंकि स्क्वायर है तो चाहे +1 हो चाहे -1 हो, वो रिजल्टेंट तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो इन अल्फा 0 के इन सभी मानों के लिए n 1 2 3 5 कुछ भी रखो आप, उन सभी मानों के लिए इस ऊपर वाली राशि का तो मान आएगा 1, और नीचे वाली राशि को आप ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। ये लिखिए 3π/2 का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया 4/9 π² A² आएगा। उसी प्रकार से I2 क्या आ जाएगा A², ये होगा आपका 5/2 पाई का होल स्क्वायर, तो 4/25 π² A²। तो उसी प्रकार से आगे होगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ I0, और ये क्या A² को भी I0 लिख दूँ, तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका 4/9 π² I0, फिर 4/25 π² I0, 4 आगे भी चलेगा, आगे क्या आएगा, आगे 5 के बाद 7 आएगा, तो 7 का 49 हो जाएगा। तो ये है, तो ये अनुपात है। पहली अगर तीव्रता इतनी है तो दूसरी थी, तीसरी थी, चौथी थी। तो इसको आप सोल्व करके भी देख सकते हो, इसको सोल्व करने से क्या मान आएगा, ठीक है। तो हम अब देखते हैं। तो ये आपके क्या मिल गए, उच्चिष्ट मिल गए। उच्चिष्टों में तीव्रता इस प्रकार के, आगे हम नोट करते हैं इसको। अब मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं, अतः एकल स्लिट द्वारा प्राप्त उच्चिष्टों को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। सबसे पहले हम लिखते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट
इसमें तीव्रता आपकी आई पी इजिकल टू ए स्क्वायर है, जिसको आप आई जीरो कह रहे हो, और ये कहाँ मिल रही है? एट एल्फा इजिकल टू जीरो पर। फिर आप लिखोगे प्रथम उच्चिष्ट I1, वो क्या मिला आपको? वो मिला आपको 4/9 पाई स्क्वायर I0। तो अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे 4/9 पाई स्क्वायर को, तो इसका जो मान आएगा वो मान आएगा, मैंने नोट कर रखा है, 4.96% ऑफ I0। ठीक है, यानी अगर केंद्रीय उच्चिष्ट I0 है तो उसका केवल और केवल 4.96% ही आपका प्रथम उच्चिष्ट होगा। ठीक है ना, बाकी सारी की सारी क्या हो जाएगी, वहां से तीव्रता कम हो जाएगी। ठीक है ना, उसका डिक्रीमेंट हो जाएगा, केवल 4.96% मिलेगा। और मिला कहाँ ये? एट एल्फा इजिकल टू 1.43 पाई। फिर आप लिखिए द्वितीय उच्चिष्ट, ये आपको क्या कहाँ मिलेगा? 4/25 पाई स्क्वायर I0। इसको भी आप आराम से सॉल्व करके देखोगे तो आपको मिलेगा 1.68% ऑफ I0, यानी इसकी तुलना में भी और कम होगी। और कहाँ मिला ये? एट एल्फा इजिकल टू 2.46 पाई। इसी प्रकार से तीसरा चौथा आप निकाल सकते हो। तो ये सब आप नोट कीजिए। अब मेन मुद्दे पर आइए, ये क्या दर्शा रहा है उसको आप बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ तक तो सिंपल मैथमेटिक्स थी, आप आराम से लिख लेना, समझ लेना। ठीक है ना, अब देखिए, अब वापिस आप व्यतिकरण से एक चीज समझिए। व्यतिकरण को याद कीजिए। व्यतिकरण में जब हमने मैक्सिमा और मिनिमा निकाले थे, तब आपने वहां एक चीज देखी थी कि वहां पर फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, या फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, सब में क्या था? डिफरेंस क्या था? सबका समान था। यानी फर्स्ट मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में जितना डिफरेंस था, उतना का उतना फर्स्ट और सेकंड मैक्सिमा के बीच में था, उतना का उतना सेकंड और थर्ड मैक्सिमा के बीच में था। और जो इंटेंसिटी थी आपकी, वो भी क्या थी? सभी की समान थी। ठीक है ना, पहले की इंटेंसिटी भी उतनी थी, केंद्रीय उच्चिष्ट की भी, प्रथम उच्चिष्ट की भी उतनी थी, तृतीय उच्चिष्ट की भी थी। लेकिन यहाँ पर देखिए, केंद्रीय उच्चिष्ट की इंटेंसिटी तो क्या है? I0 है, लेकिन प्रथम उच्चिष्ट की क्या है? I0 की तुलना में केवल 4.96% ही है। द्वितीय की और कम हो गई, तृतीय की और कम होगी। तो पहला डिफरेंस तो आपको क्या मिल रहा है कि व्यतिकरण की तुलना में जब हम एकल स्लिट से विवर्तन देखते हैं तो जो उच्चिष्ट हैं उनकी तीव्रता क्रमागत रूप से या उत्तरोत्तर रूप से तेजी से कम होती जाती है, जो आपको दिखाई दे रहा है। और दूसरा, व्यतिकरण में जो आपको उच्चिष्ट मिल रहे थे वो समान अंतराल पर मिल रहे थे, समरूप पैटर्न था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। पहला मिला मान लो उच्चिष्ट 0 पर, दूसरा मिला 1.43 पाई पर, तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 1.43 पाई। पहले केंद्रीय में और पहले में 1.43 पाई का है, और पहले और दूसरे में कितना हो जाएगा? इनको आप निकालोगे तो 1.03 पाई होगा। तो समरूप का है। मान लो ऐसा था तो फिर अगला ऐसा होगा, फिर अगला ऐसा होगा, इस प्रकार से। अभी मैं बनाऊंगा पूरा डायग्राम। तो दो चीजें आपको पता चल गई। पहली चीज तो क्या पता चल गई कि जो आपको उच्चिष्टों की तीव्रताएं मिल रही है वो उत्तरोत्तर रूप से तेजी से घट रही है, तेजी से घट रही है। याद रखिए, घट भी नहीं रही, तेजी से घट रही है। और जो आपको उच्चिष्ट मिल रहे हैं, एक क्या है? असमरूप है। ठीक है ना, उनमें समान अंतराल नहीं है। तो ये निष्कर्ष आप लास्ट में लिख लीजिएगा। इस प्रकार मैं लिख देता हूं, चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया। बस ये इंपॉर्टेंट चीज थी इस पूरे डेरिवेशन में कि आपको जो उच्चिष्ट है वो उत्तरोत्तर घटती तीव्रता के और असमरूप अंतराल पर प्राप्त हो रहे हैं। तो इस लाइन को मैं नोट कर देता हूं और इसी के साथ आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको आराम से 2 बार 3 बार सुन लीजिए, एक एक चीज को, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और 101% एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उसमें किसी भी तरह से पूछे, मैंने जितना भी था उसके अंतर्गत सब कुछ लिख करके बता दिया। अब आपसे इसका आधा पार्ट पूछे, पौन पार्ट पूछे, पूरा पार्ट पूछे, दाएं पूछे, बाएं पूछे, कुछ भी पूछे, आप हर एक चीज को करने की स्थिति में होगे। ठीक है, तो आप इसमें लिख दीजिए इस प्रकार, या इस पूरे निष्कर्ष से इस प्रकार स्पष्ट है कि एकल स्लिट से प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप में उच्चिष्ट असमरूप अंतराल पर तथा उत्तरोत्तर तेजी से
घटती हुई तीव्रता के प्राप्त होते हैं। ये पूरा आपको फाइनल निष्कर्ष आ गया। और जब आगे हम डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है ना, वैसे तो मैंने कहा था वैसा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन पैटर्न डिफरेंस होगा। तो आप देख लीजिए पैटर्न डिफरेंस आ गया। वहां पर आप लिखोगे सभी उच्चिष्ट निम्निष्ट सभी उच्चिष्ट समान तीव्रता के और समान अंतराल प्राप्त होते हैं, जबकि यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट अधिक तीव्रता का तथा अन्य उच्चिष्ट तेजी से गिरती हुई तीव्रता के प्राप्त होते हैं और असमरूप अंतराल पर प्राप्त होते हैं। ये एक डिफरेंस आ जाएगा। तो ये पूरा डेरिवेशन हो गया। अब हम उस ग्राफ कैसा मिला, जैसा आपने व्यतिकरण में इस तरह का ग्राफ बनाया था, याद कीजिए, ठीक है ना, इस तरह का आपने ग्राफ बनाया था, सभी समान थे इस तरह का, लेकिन विवर्तन में ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा वो मैं आपको बना के बता देता हूं और उसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो उस ग्राफ को आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। मैंने हर चीज बोर्ड पर लिख करके बताई है, ठीक है ना, ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ग्राफ किसका है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है हमें। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था आपका, IP = A² sin² अल्फा अपॉन अल्फा। तो अल्फा और IP में ग्राफ होगा तो कैसा होगा उसको आप देखिए। ये इधर आपका अल्फा चलेगा, इधर ये आपका IP है। तो ये तो सेंट्रल पॉइंट हो गया। मैं एक बार मार्किंग कर देता हूं। या तो अल्फा 0 या अल्फा मैं पाई ले लेता हूं, क्योंकि पाई पर ही आपको क्या मिल रहा है, निम्निष्ठ मिल रहा है। या अल्फा 2 पाई या अल्फा 3 पाई और या अल्फा -पाई या अल्फा -2 पाई और या अल्फा -3 पाई। अब देखो निम्निष्ठ तो आपको यहाँ मिल जाएंगे, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा या इसी प्रकार से इधर इधर इधर। निम्निष्ठ में कोई दिक्कत नहीं। केंद्रीय उच्चिष्ट आपको यहाँ मिल ही जाएगा अल्फा = 0 पर। जो प्रथम उच्चिष्ट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, 3π/2, तो इसके बीच में, तो इसके बीच में मिलेगा। और तीव्रता घटती हुई और इसके बीच में क्या 1.5 से थोड़ा कम, यानी इधर कहीं, तो यहाँ पर कहीं मिलेगा, यहाँ पर। इसी प्रकार से जो दूसरा उच्चिष्ट का मिलेगा 2.46, तो 2.46 हो जाएगा थोड़ा इधर, तो यहाँ पर कहीं मिलेगा। अभी बना देता हूँ आपको पता चल जाएगा। ये तो केंद्रीय उच्चिष्ट हो गया या निम्निष्ठ हो गया। अब चूंकि तीव्रता भी घट रही है तो ग्राफ क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखो, थोड़ा तीखा नहीं बनाना है। इस प्रकार से देखो, ये तीव्रता उत्तरोत्तर घट रही है, आगे जाओगे तो आगे तो और कम हो जाएगी। इस प्रकार से, इस प्रकार से हो जाएगी। और जो इसका मैक्सिमम मिल रहा है वो भी क्या है, 1.5 से थोड़ा इधर मिल रहा है। इसका मैक्सिमम 2.5 से थोड़ा इधर मिल रहा है। तो सब चीज टेक्निकलिटी के साथ बनाओगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम इसी प्रकार का इधर बना दीजिए आप, ये लीजिए, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, इसी प्रकार से इस प्रकार बना दीजिए। तो ये आपके क्या हो गया, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर ए डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। आप नीचे लिख लीजिए, ये है पूरा ग्राफ। अच्छे से आप बनाइए, अच्छे से इसको समझिए। और इससे निष्कर्ष क्या निकल गया, आपको दिख ही रहा है कि उपरोक्त वक्र से स्पष्ट है कि जो तीव्रता है, उच्चिष्टों की तीव्रता है, क्रमागत रूप से तेजी से कम हो रही है और उच्चिष्ट असमरूप अंतराल पर प्राप्त हो रहे हैं। तो ये था पूरा डेरिवेशन सिंगल स्लिट का, जिसको मैंने 2 पार्ट में बनाया है। आप इसको आराम से लिखिए, देखिए, समझिए। अगला जो टॉपिक देखेंगे हम देखेंगे डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट। उसमें पूरा का पूरा यूज आएगा, ठीक है ना। 3 डेरिवेशन मैंने जैसे पहले कहा था, एक सिंगल स्लिट हो गया, एक डबल स्लिट देखेंगे और एक एन स्लिट देखेंगे। तो वो भी क्या होगा, इसका ही जनरलाइज फॉर्म होगा। अगर आपको ये अच्छे समझ में आ गया तो डबल स्लिट और एन स्लिट में कोई दिक्कत वैसे भी नहीं आएगी। तो इस लेक्चर को मैं ये समाप्त करता हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।